गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी जिला मुरादाबाद की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ कक्षा 11 के विषय बही खाता तथा लेखा शास्त्र यानी अकाउंटेंसी के अंतर्गत चैप्टर 2 लेखा शास्त्र के सिद्धांत, अवधारणाएं, मान्यताएं आदि की बात करेंगे। ठीक है, तो आज का मेरा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, 11th में इम्पोर्टेंट है ये लेखा शास्त्र की अवधारणाएं। लेखा शास्त्र की अवधारणाएं क्या होती हैं? लेखांकन करते समय ये बहुत जरूरी है कि उसमें एक रूपता लाई जाए। एक रूपता लाई जाए मतलब एक विधि यदि कोई अपना ली गई है तो वो आगे तक चलती रहे। यदि हम बार बार एक एक अलग अलग विधियां अपनाते रहेंगे तो वो उसकी एक रूपता ना होने के कारण बड़ी कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। लेखा शास्त्र के सिद्धांत मानव निर्मित हैं। मानव ने अपनी लेखा शास्त्र की समस्याओं के निपटाने के लिए लेखा शास्त्र के सिद्धांत बनाए। यही कारण है। अवधारणाओं पे अब हम यदि आते हैं तो जब प्रारंभ काल में जब लेखा शास्त्र का कार्य किया जाता था, लेखांकन के अंतर्गत कोई कार्य किया जा रहा था, तो यदि लेखा शास्त्र में कोई जब प्रारंभिक काल में लेखा शास्त्र का कार्य किया जा रहा था तो लेखांकन करते समय यदि लेखा शास्त्र के अंतर्गत कोई समस्या उत्पन्न हुई तो विद्वान लोग बैठकर उस समस्या पर चर्चा करते थे और सभी से पूछते थे कि भाई ये समस्या उत्पन्न हुई है, इसका क्या हल होना चाहिए। विद्वान लोग उस समस्या की चर्चा करते थे और अपने हल देते थे कि भाई ये समस्या का ये हल होना चाहिए। यदि कोई विद्वान कोई ऐसा हल देता था जिस पर सबकी सम्मति प्राप्त हो जाए कि हाँ भाई ये इस समस्या का एक बहुत अच्छा हल है, तो उस हल पर सभी लोगों की सहमति प्राप्त हो जाती थी और वही हल आज लेखा शास्त्र की अवधारणाओं के नाम से विख्यात हुए। यानी कि इससे मैं बोलूंगा, लेखांकन का कार्य करते समय यदि कोई समस्या उत्पन्न होती थी तो और विद्वान लोग उस समस्या का हल ढूंढ निकालते थे। केवल हल नहीं ढूंढ निकालते थे, जबकि उस हल पर सभी की सहमति प्राप्त हो जाती थी, तो वही हल आगे चलकर अवधारणाएं कहलाए। इसे इंग्लिश में कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। कॉन्सेप्ट्स मतलब ये एक तरह से नींव है, लेखांकन की नींव है। इसके आधार पर ही आगे अकाउंट्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो लेखा शास्त्र की कौन कौन सी अवधारणाएं हैं उसके बारे में आज हमारा ये टॉपिक है। तो जिसमें सबसे पहली अवधारणा है व्यावसायिक अस्तित्व की अवधारणा। व्यावसायिक अस्तित्व, इसे व्यावसायिक अस्तित्व की अवधारणा बोल देते हैं या पृथक अस्तित्व की अवधारणा बोल देते हैं। व्यावसायिक अस्तित्व या पृथक अस्तित्व की अवधारणा। व्यावसायिक अस्तित्व या पृथक अस्तित्व की अवधारणा से क्या आशय है? यह हमारा विद्यालय डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी। क्या आप लोग या कोई भी इस विद्यालय से पत्र व्यवहार करता है तो भले ही प्रधानाचार्य जी का नाम ना पता हो या मैनेजर का नाम ना पता हो, वो केवल इतना ही लिख सकता है डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर, शाहबाद रोड बिलारी। तो क्या पत्र आ जाएगा, वो लेटर आ जाएगा ना? जबकि ये एक व्यक्ति नहीं है। क्या है? ये संस्था है। ये एक संस्था है और संस्था में व्यक्ति आते जाते रहते हैं, संस्था पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो जब कोई व्यक्ति अपना व्यापार आरंभ करता है तो ये उसका व्यापार बन जाता है कि ये उसका जो संस्था है, यानी ये संस्था है जहां वो व्यापार कर रहा है। तो पहले तो ये अकेला व्यक्ति था जब इसने व्यापार आरंभ नहीं किया था। आज उसने संस्था खोली और इसका कुछ भी मान लीजिए नाम हो सकता है, कुछ भी इसका नाम हो सकता है। तो अब यदि पत्र व्यवहार करना तो व्यक्ति के नाम से ना ही हो सकता है, व्यक्ति के नाम से ना हो, केवल इसी के नाम से हो पत्र व्यवहार या कोई भी कार्य, जो भी कार्य है वो इसी के नाम से होंगे। यदि संपत्ति खरीदी जाएगी व्यवसाय के अंतर्गत तो मैंने एक नाम लिखा है, एबीसी लिमिटेड के ही नाम से खरीदी जाएगी। जो भुगतान होंगे एबीसी लिमिटेड के नाम से होंगे। व्यक्ति का नाम जो भी है
उसको यूज ही नहीं किया जाएगा। यानी कि आज से ये व्यक्ति, और ये क्या है, कृत्रिम व्यक्ति, कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम व्यक्ति वो होता है, कृत्रिम व्यक्ति मोस्टली संस्थाएं होती हैं, क्योंकि ये हम लोगों में हड्डी मांस वगैरह है, इसमें नहीं, हड्डी मांस नहीं है, ये कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम व्यक्ति की संज्ञा इसको क्यों दी गई है, क्योंकि व्यक्ति ये व्यक्तियों की भांति सारे कार्य कर सकता है। आप इसमें मुकदमा भी कर सकते हो, या आप पे भी मुकदमा कर सकते हैं, आप इससे लेन देन कर सकते हो, इससे माल बेच सकते हो, माल खरीद सकते हो, सारे लेन देन आप किसी संस्था से कर सकते हो। ठीक है, तो ये संस्थाएं जो होती हैं ये अलग बन जाती हैं, इसलिए यहां पर यूज हुआ पृथक अस्तित्व। पृथक शब्द का मतलब क्या होता है, अलग अलग, अलग अलग। यानी कि जब व्यापार स्थापित हो जाता है तो व्यापारी का अस्तित्व अलग होता है और उसके व्यवसाय का अस्तित्व अलग होता है। व्यापार के अंदर कौन से लेखे किए आएंगे, व्यापार के अंदर व्यापार से संबंधित लेखे किए जाएंगे, ना कि व्यापारी से संबंधित। यही पृथक अस्तित्व की अवधारणा है। यानी व्यापार के अंतर्गत जब व्यापार बन जाता है तो इन दोनों व्यक्तियों का अस्तित्व अलग अलग हो जाता है। व्यापार में जो लेखे किए जाएंगे वो व्यापार के लेन देन लिखे जाएंगे, व्यक्ति के पर्सनल लेन देन उसमें नहीं आते हैं। यही कारण है कि जब व्यापारी पूंजी लगाता है, इसमें पैसा लगाता है, तो वो इसके लिए दायित्व बन गया। मान लीजिए इसने पूंजी लगाई व्यापार में, तो भविष्य में कभी ना कभी तो ये पूंजी इसको वापस होगी, तो वो इसके लिए दायित्व है, जिसे नाम दिया जाता है पूंजी। पूंजी व्यापार के लिए दायित्व होता है, पूंजी व्यापार के लिए दायित्व है, इसलिए ये दायित्व मानता है व्यापार की, मैंने इस व्यक्ति से कर्जा लिया है, मुझे भविष्य में इसे लौटाना है, इसलिए पूंजी को दायित्व पक्ष में भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये थी पृथक अस्तित्व की अवधारणा। यानी व्यवसाय में जो लेखे किए जाते हैं वो व्यापार को देखकर किए जाते हैं, व्यापारी को देखकर नहीं। ठीक है, ये थी पृथक अस्तित्व की अवधारणा। दूसरा टॉपिक है मुद्रा माप की अवधारणा। मुद्रा माप की अवधारणा। मुद्रा माप की अवधारणा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये बोर्ड कितने का है, कुछ तो कीमत होगी जिसे आप रुपए में बता सकते हो कि ये 1000 रुपए का है, 4000 का है, 2000 का है। ये चौक कितने की है, ये डस्टर कितने का है, हर चीज की कीमत आप रुपए में बता सकते हो, ये इतने रुपए का है। लेकिन ये हवा जो चल रही है जिससे हम सांस ले रहे हैं इस समय, ये कितने रुपए की मैं सांस ले ली, इसमें ये चीज नहीं पता पाएंगे ना। यानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है, आप इजीली बता सकते हो ये इतने रुपए की है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे आप मुद्रा में व्यक्त नहीं किया कर सकते। जैसे वो व्यवसाय में बहुत ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं जिन्हें मुद्रा में व्यक्त नहीं करते। जैसे मान लीजिए मालिक है, मान लीजिए व्यवसाय का मालिक है, उसका अचानक से ही बिजनेस व्यापार के अंतर्गत कहीं उसी संस्थान में कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ पैर टूट जाते हैं, तो कितने रुपए का नुकसान हुआ, कितने रुपए का घाटा हुआ, ये नहीं ना, इसे मुद्रा में नहीं आ सकते। ठीक है, इसे मुद्रा में नहीं आ सकते। तो मुद्रा माप की अवधारणा का क्या आशय है, व्यवसाय में बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, लेकिन लेखा केवल उन्हीं का किया जाएगा जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता हो, जिसे आप रुपए के रूप में, अंकों के रूप में लिख सकते हो। यदि आप उसे अंकों के रूप में, मुद्रा के रूप में नहीं लिख सकते, चाहे वो घटना कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, उसका लेखा व्यवसाय में नहीं किया जाता है। इसी का नाम इसलिए कहा है मुद्रा माप की अवधारणा, मुद्रा में जिसे मापा जा सकता हो। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 है, ये इंपॉर्टेंट भी है और आगे इसका मैं 3 वाली जो बता रहा हूं, आगे इसका पूरा चैप्टर है, उसमें और डिटेल में बताऊंगा। द्विपक्ष अवधारणा। द्विपक्ष अवधारणा, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट्स। डबल एंट्री कॉन्सेप्ट्स क्या है, क्या कोई लेन देन अकेला व्यक्ति कर सकता है, नहीं ना। प्रत्येक लेन देन के लिए आवश्यक है 2 व्यक्ति हों। लेन देन शब्द भी क्या है, लेन देन, यानी कोई लेने वाला होगा, कोई देने वाला होगा। तो व्यवसाय के अंतर्गत जितने भी लेन देन होते हैं वो हमेशा उसमें 2 व्यक्ति ही, 2 पक्ष ही प्रभावित होते हैं। तो उस 2 पक्ष जो प्रभावित होते हैं, इसका मतलब है कि उन दोनों ही पक्षों में लेखा किया जाना चाहिए। यदि एक पक्ष में लेखा, ऐसा कभी नहीं होता कि एक ही लेन देन किया जा रहा है, यदि क्योंकि प्रत्येक लेन देन से 2 पक्ष प्रभावित होंगे, और हम यदि एक ही लेन देन एक ही पक्ष में एंट्री कर दें
तो वो गलत होगा। इसलिए द्विपक्ष अवधारणा के अंतर्गत प्रत्येक लेन देन से दो पक्ष प्रभावित होते हैं, उन दोनों पक्षों का लेखा किया जाता है। दो शब्द में लिखता हूं यहां, एक पक्ष का लेखा ऋणी में, जिसे इंग्लिश में डेबिट बोलते हैं, और दूसरे पक्ष का लेखा धनी में, जिसे इंग्लिश में क्रेडिट बोलते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट में उनकी एंट्री की जाती है। डेबिट और क्रेडिट करने के नियम आगे आएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, वो मैं आपको जब भी बताऊंगा। बहरहाल यहां पर आप ये समझिए कि प्रत्येक लेन देन में से दो पक्ष प्रभावित होते हैं, इसलिए इसको द्विपक्ष अवधारणा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा अब, चलिए इसको लिख रहने दीजिए, चालू व्यवसाय की अवधारणा। चालू व्यवसाय की अवधारणा। चालू व्यवसाय की अवधारणा, बाजार से, दुकान से लेन देन तो आप करते ही हैं, नकद में करते हैं, यदि कभी कभी पैसे नहीं होते हैं तो उधार भी करते हैं। तो उधार क्यों करते हैं? उधार क्यों करते हैं? मान लीजिए वो व्यापारी, आप उस ऐसे व्यापारी के पास पहुंचे जो आज अपना कारोबार बंद कर रहा है, आज के बाद वो कल से दुकान नहीं खोलेगा, तो क्या वो व्यापारी आपको उधार दे देगा? बहुत मुश्किल से, शायद ना दे, है ना। व्यापार में उधार के लेखे क्यों होते हैं? व्यापार में उधार के लेखे इसलिए ही होते हैं कि व्यवसाय की कोई एक लिमिट नहीं है, वो अनंत समय तक चलता है। ठीक है, उधार के लेन देन इसीलिए क्यों होता है? यदि मुझे पता है कि मैं आज के बाद कोई लेन देन ही नहीं करूंगा, कोई व्यापार ही नहीं करूंगा, तो मैं उधार का लेन देन क्यों करूंगा? तो चालू व्यवसाय की अवधारणा का मतलब यह है कि व्यापार में लेखे या लेन देन ये सोचकर किए जाते हैं कि व्यवसाय अनंत समय तक चलता रहेगा। तभी तो किसी को देने बाकी हो जाते हैं, किसी के लेने बाकी होते हैं, किसी से मिलना बाकी है। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है लेखे? ये इसीलिए हो रहा है कि हमें ये मालूम है, व्यापारी यही सोच के लेखे करता है कि मेरा व्यवसाय अनंत समय तक चलता रहेगा। तो यही चालू व्यवसाय की अवधारणा है। तो चालू व्यवसाय की अवधारणा के अंतर्गत उन लेन देनों को भी शामिल कर लिया जाता है जो भविष्य में होने वाले, जिनका लेन देन मान लो देने बाकी है, लेने बाकी है। ठीक है, यानी समायोजनाओं का लेखा इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है लागत अवधारणा। लागत अवधारणा, मान लीजिए मैं इस समय यहां बिलारी में हूं, मैं मुरादाबाद जाता हूं और कोई संपत्ति 500 रुपए में खरीद कर लाता हूं, 500 रुपए में खरीद कर लाता हूं। मैं यहां स्कूल में लाया, किसी ने बोला भाई ये तो बढ़िया है भाई, हमें दे दो। तो मैंने भाई ये 500 की लाया हूं, 550 कि ले लो मुझसे, 550 की ले लो। आपको यहां दिख रहा है कि मैं 500 की खरीदी और 550 की बेचती, सीधा साधा यहां दिख रहा है कि आपको कि मुझे 50 रुपए का लाभ हो गया। क्या ये 50 रुपए का लाभ सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि वस्तु, मैंने केवल वस्तु की कीमत देखी, इसमें आने जाने का किराया या जो इसके खरीदने संबंधी व्यय हुए थे वो इसमें मैंने शामिल ही नहीं किए। पता चला मेरे आने जाने में 100 रुपए लग गए, या और इसकी रजिस्ट्रेशन और कार्य में मेरे 100 रुपए लग गए, तो वस्तु की कीमत मुझे 500 ना मानकर 600 माननी चाहिए थी। अब 600 वाली वस्तु में 550 में बेच रहा हूं, यानी मुझे लाभ नहीं, मुझे क्या हुआ है? मुझे हुआ है हानि। तो लागत अवधारणा यही कहती है कि वस्तु संपत्ति को उस कीमत पर पुस्तकों में लिखना चाहिए जिसमें वो वास्तव में आपको प्राप्त हुई हो, वास्तव में आपको प्राप्त हुई हो। खरीदना, लाना और लगाने तक के वे उसमें शामिल किए जाने चाहिए उसकी लागत में। ऐसा नहीं कि हमने वास्तविक कीमत जो हमने पेड करी है विक्रेता को वो नहीं, उसमें खरीदने की कीमत, लाने के खर्चे और स्थापित करने के खर्चे उसकी लागत में शामिल किए जाने चाहिए, तभी संपत्तियों का वास्तविक मूल्य ज्ञात होगा। अन्यथा हम सोचते रहेंगे हमें लाभ हुआ और जबकि वास्तव में हमें हानि हुई होती है यदि हम उस संपत्ति में उसके खर्चों को शामिल ना किए करें तो। ठीक है, ये थी लागत अवधारणा। वास्तव में ऐसा नहीं कि आप कितने की लाए उतने की बेच दो, उसमें उस खर्चे शामिल करके तब वास्तविक लागत ज्ञात करके तब वह संपत्ति की वास्तविक कीमत पता चलती है। नेक्स्ट टॉपिक है अर्जित अवधारणा। अर्जित अवधारणा का मतलब है
कि व्यवसाय में किसे आय माना जाए, ठीक है, अर्जित का मतलब अर्निंग से है, कितना हमने कमा लिया है, किसे आय माना जाए। तो या तो वो हमें उस लेखांकन वर्ष में प्राप्त हो गया हो या हमने उस लेखांकन वर्ष में कमा लिया गया हो, ठीक है। तो व्यवसाय में किन आयों का लेखा किया जाता है, हमने जो वास्तव में या तो हमारी जेब में आ गया हो या हमने कोई सौदा कर दिया है उसके हमें पैसे मिलने वाले हों। ऐसा कोई लेन देन जो हमने अभी आज तक कमाया ही नहीं है उसको इसमें नहीं किया जाता है, तो वो भी उस साल की उस वर्ष की इनकम होती है जिसका लेखा पुस्तकों में किया जाना आवश्यक होता है, ठीक है। ये अर्जित अवधारणा थी, यानी प्राप्त और प्राप्य, ठीक है। प्राप्त जो हमने कमा लिया और जो हमारा कमा तो लिया, मिला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी कुछ कुछ इसी से रिलेटेड है, वसूली या प्राप्ति की अवधारणा। वसूली या प्राप्ति की अवधारणा, कोई आय वास्तव में आय कब मानी जाए, कोई आय वास्तव में आय कब मानी जाए। मान लीजिए हमें किसी से 5 लाख रुपए का ऑर्डर मिला, हमें 5 लाख रुपए का ऑर्डर मिला, उस 5 लाख रुपए में से हमने 3 लाख का माल कंप्लीट कर दिया बनाकर, ठीक है, और 2 लाख का माल उसे भेज दिया, यानी कि बेच दिया, इसकी बिक्री कर दी, और उस 2 लाख में से केवल अभी तक हमें 1.5 लाख रुपए ही प्राप्त हुए हैं। इसमें आप आय कौन सी मानेंगे? ये ऑर्डर मिला था, ये हमने निर्माण कर लिया, ये हमने बेच दिया, लेकिन उसमें से 1.5 लाख रुपए, तो हमारी जो आय है वो है 2 लाख रुपए। ना ऑर्डर की आय मानी जाती है, मान लो किसी से ऑर्डर मिल गया तो वो लेन देन नहीं है ना, ऑर्डर मिलना लेन देन नहीं होता, इसलिए आदेश प्राप्ति का कोई लेखा नहीं किया जाता है। निर्माण भी नहीं, ये भी हमारी आय नहीं है, हम तो बना के रख रहे हैं। हमने जो उसको बेचा है इसमें हमारा ये माना जाएगा कि 1.5 लाख का नकद हो गया और 50,000 रुपए का उधार हो गया। वास्तविक ट्रांजेक्शन हमारा कितना हुआ है? 2 लाख का हुआ है। तो यही वसूली या प्राप्ति की अवधारणा है। आप खातों में 2 लाख रुपए इनकम के रूप में लिखेंगे, ना कि 1.5 लाख रुपए, ठीक है। तो यह है वसूली की अवधारणा। वास्तविक प्राप्ति जब होती है जब वास्तव में कोई ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया हो। अगला नेक्स्ट हेडिंग है रूढ़िवादिता की अवधारणा। रूढ़िवादिता की अवधारणा, रूढ़िवादिता की अवधारणा क्या है? व्यवसाय के अंतर्गत, अब एक चीज समझिए, मुझे लगता है कि भाई मेरा अगले महीने एक खर्चा आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? मान लीजिए अगले महीने मुझे किसी को 50,000 रुपए देने हैं, तो मैं क्या करूंगा? उसकी व्यवस्था मैं आज से ही चालू करूंगा ना, या और पहले से मैंने चालू कर रखी होगी कि भाई उस महीने में सितंबर में मुझे किसी को या अगस्त में किसी को 50,000 रुपए देने हैं, तो अचानक से मैं कोई व्यवस्था नहीं करूंगा, उसकी व्यवस्था मुझे करनी पड़ेगी। व्यवसाय के अंतर्गत भी भविष्य में होने वाली हानियों और अनिश्चितताएं होती हैं। भविष्य में क्या पता कोई हानि हो जाए या कोई ऐसा कोई दुर्घटना घट जाए जिससे व्यवसाय को हानि हो, तो व्यवसाय के अंतर्गत भविष्य में होने वाली हानियों और अनिश्चितताओं के लिए तो प्रावधान करके रख लिया जाता है, लेकिन भविष्य में कमाने वाले लाभों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता। यानी आय जब भी वास्तविक आय मानी जाती है जब वो वास्तव में प्राप्त हो गई हो। यानी फ्यूचर लाभ को तभी लाभ माना जाएगा जब वो वास्तव में प्राप्त हो गया हो, लेकिन व्यवसाय के अंदर हानियों की व्यवस्था पहले ही कर ली जाती है। व्यवसाय के अंतर्गत भविष्य में होने वाली हानियों की व्यवस्था पहले ही कर ली जाती है। ये थी रूढ़िवादिता की अवधारणा, ठीक है। नेक्स्ट है एक रूपता की अवधारणा। जब मैंने टॉपिक चालू करा था तो एक रूपता का मैंने जिक्र किया था। एक रूपता की अवधारणा का क्या मतलब होता है? व्यवसाय में लेखा करते समय बहुत सी अनेक विधियां हैं, लेकिन लेखा करते समय हमने जिस विधि को एक बार अपना लिया है भविष्य में भी आगे तक उसी विधि को अपनाया जाना चाहिए, अन्यथा लेखांकन के जो परिणाम है वो सही सिद्ध नहीं हो पाएंगे, सही नहीं आएंगे। आज हमने कोई सी पद्धति अपना ली, अगले साल दूसरी अपना ली, फिर तीसरे साल तीसरी अपना ली, तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए एक रूपता की अवधारणा यही कहती है कि लेखांकन का कार्य करते समय जो पद्धति एक बार अपना ली गई है
भविष्य में भी उसी पद्धति को अपनाया जाना चाहिए, बार बार उस पद्धति को चेंज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट है आज का टॉपिक, अवधि। 10वां टॉपिक मैंने बताया अवधि की अवधारणा। अवधि मतलब टाइम पीरियड, ठीक है, पीरियड यानी अवधि। तो खाते किस अवधि के पश्चात बनाए जाएं? मोस्टली ये अवधि 1 वर्ष या अर्थात 12 माह की होती है, जिसे लेखांकन वर्ष कहते हैं। प्रत्येक यह है कि व्यापारी रोज का अपना लाभ निकाल के बैठ गया या 2 महीने में निकाल रहा है, ऐसा नहीं। एक निश्चित अवधि तय कर ली जाती है। मोस्टली ये अवधि 1 वर्ष यानी 12 माह की होती है, जिसमें सारे लाभ हानि और व्यवसाय का टोटल हिसाब उस वर्ष विक्रय कितना हुआ, विक्रय कितना हुआ, लाभ कितना हुआ, हानियां कितनी हुई, ये सब गणना की जाती है। तो अवधि की अवधारणा का मतलब यही है कि एक निश्चित अवधि के बाद खाते तैयार किए जाते हैं और ये अवधि वित्तीय वर्ष कहलाती है। ठीक है, वित्तीय वर्ष। ठीक है, ओके। तो आज का टॉपिक हमारा यही था, कक्षा 11 के लिए अवधारणा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आगे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। जब से हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें सभी क्लासों की कक्षा 12 से लेके 12 यानी 6 से लेके 12 तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो बनती हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों से भी कराएं, ताकि लॉकडाउन में पढ़ाई का नुकसान ना हो। धन्यवाद।